डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है विटरबी एल्गोरिथम। तो सबसे पहले विटरबी एल्गोरिथम का जो सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं हम। तो इस मेथड का जो यूज़ है वो डिकोडिंग कन्वोल्यूशन कोड के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वी विल मेक यूज़ ऑफ ट्रेलिस डिकोडर विच इज़ गोइंग टू डिकोड द रिसीव्ड डेटा। नेक्स्ट जो चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विटरबी एल्गोरिथम का यूज़ जो है वो बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा थ्रू टेलिस डायग्राम, जो कि क्लोजेस्ट होगा रिसीव डेटा बिट सीक्वेंस के, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो रिसीव डेटा बिट सीक्वेंस जो हमने टेलिस डायग्राम के थ्रू डिटरमाइन की है और जो हमें एक्चुअली गिवन है उन दोनों में एरर है या एरर नहीं है। तो जो स्टेप्स हैं विटरबी एल्गोरिथम के वो 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं यहाँ पर। पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले हमें एक ट्रेलिस एनकोडर डिज़ाइन करना होगा। उस ट्रेलिस एनकोडर के थ्रू जो आउटपुट आएगा उससे हमें एक ट्रेलिस डायग्राम डिफाइन करना होगा। उस ट्रेलिस डायग्राम में हमें बाद में वेटेज डिफाइन करना है, जो कि हमें फिर से एक जो टेबल बनेगी उससे हमें पता लगेगा। और वेटेज डिफाइन करने के बाद में हमें उसमें मिनिमम वेटेज पाथ ट्रेलिस डायग्राम को तो डिटरमाइन करना है, जिसमें हमें हैमिंग डिस्टेंस भी डिटरमाइन करनी होगी। तो ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं पहला स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि वी आर गोइंग टू डिज़ाइन ट्रेलिस एनकोडर। तो ट्रेलिस एनकोडर अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें खुद को या तो फिर याद रखना पड़ेगा कि हमें क्या इनपुट बिट सीक्वेंस डिफाइन करना है और कौन सी हमारी इनपुट डेटा बिट होगी, या फिर हमें एग्जामिनर दे भी सकता है। तो सबसे पहले हमने एक 3 बिट का एक ब्लॉक डिफाइन किया है यहाँ पर M0, M1, M2। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सॉर गेट लगा रहे हैं 2, जिसमें हमने एक एक्सॉर गेट में तीनों वैल्यू को दे दिया और एक एक्सॉर गेट में हमने 2 वैल्यू को दे दिया। ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है और एग्जामिनर भी कह सकता है कि इस तरह का कुछ सीक्वेंस बनाओ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो पहला वाला एक्सॉर, इसका आउटपुट हम अगर x1 और इसका आउटपुट अगर हम x2 मार्क करते हैं तो x1 हमें क्या मिल सकता है M0 एक्सॉर M1 एक्सॉर M2 और x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M0 एक्सॉर M2। तो ये जो हमने डिफाइन किया है टेलिस एनकोडर, ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है। अब इसमें जो M0 और M1 जो बिट है वो दोनों बिट जो है वो हमारी इनपुट स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ये हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन होगी, ये हमारी इनपुट स्टेट होगी। जो M2 हमारी बिट होगी वो हमारी होगी नेक्स्ट इनपुट बिट, जिसके थ्रू हम डेटा डिफाइन करने वाले हैं। और जो M1 M2 बिट होगी, M1 M2 जो बिट होगी वो हमारी होगी नेक्स्ट स्टेट के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे आगे ट्रेलिस डायग्राम में काम आएगी। और x1 और x2 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे यहाँ पर आउटपुट। तो इस तरह से M0 M1 ये हमारी इनपुट स्टेट को डिफाइन करने वाली है। M2 हमारा नेक्स्ट इनपुट बिट के लिए होगा। M1 M2 का जो पेयर होगा वो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा और x1 x2 हमारा क्या होगा आउटपुट होगा। ये हमें ध्यान रखना है टेलिस डायग्राम को डिफाइन करने के लिए। अब हम क्योंकि ये एक्सॉर गेट है तो A एक्सॉर B अगर हम लिखते हैं तो एक तो फॉर्मूला होता है A बार B प्लस ए बी बार। और अगर हम इसकी टेबल को डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास A एक्सॉर B नाम की कोई टेबल है और हमारे पास एक्सॉर गेट है तो A और B अगर हमने लिखा तो 2 इनपुट है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं 4 कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करा 4 कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं एक्सॉर गेट का आउटपुट लिखता हूँ A एक्सॉर B तो 0 0 और 1 1 इन दोनों ही केस में हमें 0 मिलता है। और जब बिट डिफरेंट होती है 1 0 और 0 1 तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। ये एक्सॉर गेट का प्रॉपर्टी है। इस गेट को या इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम अब एक नई टेबल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम सबसे पहले लिख रहे हैं M0 M1 M2 और हमारे पास 2 आउटपुट हैं x1 और x2। ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डायग्राम को, टेलिस डायग्राम को बनाने के लिए। तो ये हमने बना दिया। ये हमारे तीनों एक तरह से इनपुट है तो 3 इनपुट होंगे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे 8, 2 टू द पावर 3 होता है। तो ये हमने काउंटिंग लिख रहे हैं हम यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक की। तो ये हमारा क्या हो गया बिट 0, ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 नंबर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया।
अब क्योंकि हमें पता है कि x1 जो है वो तीनों का एक्सॉर है और x2 जो है वो केवल किसका एक्सॉर है, m0 और m2 का। और एक्सॉर गेट का जो प्रॉपर्टी है ये हमारा किस गेट का प्रॉपर्टी हो गया, एक्सॉर गेट का। ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है, एक्सॉर गेट। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं x2 को देख लेते हैं। तो x2 जो है वो इन दोनों का एक्सॉर है। तो x2 का अगर इन दोनों का एक्सॉर है तो 0 और 0 का एक्सॉर क्या मिलेगा हमारे को, 0 सेम बिट है, ठीक है। 0 1 का क्या मिलेगा 1, 0 0 का क्या मिलेगा 0, 0 1 का क्या मिलेगा 1, 1 0 का क्या मिलेगा 1, 1 1 का 0, 1 0 का 1 और 1 1 का फिर से 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, x2 की वैल्यू हमने निकाल ली है क्योंकि x2 जो था वो केवल 2 ही बिट का कॉम्बिनेशन था। अब हम आते हैं x1 पर। तो x1 के अंदर क्या है, तीनों बिट का कॉम्बिनेशन है। तो एट ए टाइम हम 2 बिट को देखेंगे और तीसरे बिट के साथ उसकी एक्सोरिंग को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं पहले देखता हूँ 0 0, तो तीनों ही 0 है तो ऑब्वियस है यहाँ 0 आएगा। 0 0 का 0 होता है लेकिन 0 1 का क्या होता है 1 होता है, 0 1 का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 0 1 का एक्सोर अगर करते हैं और 1 0 का भी क्या होता है 1 ही होता है। 0 1 का क्या होता है 1 और 1 1 का क्या होता है 0, सेम बिट है तो 1 0 का क्या होगा 1 होगा। 1 0 का 1 और 1 1 का एक्सोर 0, 1 1 का एक्सोर 0 और इसमें भी क्या आ जाएगा 0, 1 1 का एक्सोर 0 लेकिन 0 1 का एक्सोर 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं x1 x2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा पहला स्टेप था, दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। ये हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर कि वी हैव डिज़ाइन ट्रेलिस एनकोडर। ये हमने पहला स्टेप डिफाइन कर दिया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है दैट विल बी इम्पोर्टेंट स्टेप जिसके अंदर हम ट्रेलिस डायग्राम को डिफाइन करने वाले हैं। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, स्टेप 2 जिसके अंदर हम ट्रेलिस डायग्राम को बनाएंगे और उसके थ्रू ही हम आगे की वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो ट्रेलिस डायग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास ये टेबल आई है इस टेबल का यूटिलाइजेशन हमें करना होगा प्रॉपरली, जिसके थ्रू हम इसको वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इस टेबल के अंदर तो यहाँ पर हमें कुछ कॉम्बिनेशन नज़र आते हैं। जैसे M0 M1 हमारी क्या है इनपुट स्टेट है, तो यहाँ दोनों जगह देखो 0 0 0 0 लिखा हुआ है तो इसको हम मानेंगे स्टेट A। यहाँ दोनों जगह 0 1 लिखा हुआ है तो इसको मानेंगे स्टेट B। यहाँ दोनों जगह लिखा हुआ है 1 0 1 0 तो इसको मानेंगे स्टेट C और 1 1 के लिए हम क्या मानेंगे स्टेट D। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 0 0 हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि A जो है वो A जो स्टेट है वो 0 0 है, B जो स्टेट है वो 0 1 है, C जो स्टेट है वो 1 0 है और D जो स्टेट है हमारी वो 1 1 है। ये सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया। अब इस टेबल को हमें ध्यान से देखना है और इसके थ्रू हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ लिख देंगे हम स्टेट A 0 0, स्टेट B 0 1, स्टेट C 1 0 और स्टेट D 1 1। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ नोड बना रहे हैं क्योंकि हमें इन नोड के थ्रू ही ट्रेलिस डायग्राम को आगे मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से नोड बना देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नोड बना दिया। अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है स्टेट्स के थ्रू। तो अब हम इसको टेबल को भी देखते जाएंगे और इस डायग्राम को भी हम डिफाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, स्टेट ए के बारे में देखते हैं। तो स्टेट ए में जो हमारा पहला स्टेट गया है 0 0 है। अब जो 0 है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं 0 के लिए बना रहा हूँ तो मैं ब्लू लाइन को यूज़ कर रहा हूँ और मैं 1 के लिए बनाऊँगा तो मैं रेड लाइन को यूज़ करूँगा। ये मेरा, और ये 0 और 1 हमारे क्या है M2 की वैल्यू है। ये हमने एक डिफाइन कर दिया ताकि डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर
0 0। तो स्टेट ए में अगर हम हैं तो स्टेट ए क्या है हमारा 0 0 है। जब M2 की वैल्यू हमारी 0 है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 0 0, और हमारी स्टेट क्या है M1 M2 की वैल्यू क्या है 0 0। इसका मतलब जब हम 0 0 पे हैं, पहला कॉम्बिनेशन क्या है 0 0। M1 M2 हमारा क्या था, M1 M2 हमने डिफाइन किया था। जो हमारी नेक्स्ट स्टेट हमें कहाँ जाना है वो डिफाइन करेगा M1 M2 का पेयर। X1 X2 हमारा आउटपुट डिफाइन करेगा, और M2 डिफाइन करेगा कि वैल्यू 0 या 1, क्योंकि M2 की वैल्यू जो अल्टरनेट चलेगी वो हम देख सकते हैं यहाँ पर आगे जो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टेट 0 0 में 0 0 में M2 की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 0 है, और नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 0 है तो हम ब्लू लाइन को यूज़ करेंगे। ये हमने ब्लू लाइन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आउटपुट की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी 0 0। तो हम यहाँ से यहाँ चले गए, कब, जब M2 0 था। अब M2 कितना है यहाँ पर 1 है, जब स्टेट अभी भी 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 1 है। तो हम क्या जाएंगे अब, ये हम चले गए 0 1 पर, कब, जब M2 कितना है 1 है, और आउटपुट कितना लिख दिया ऊपर 1 1। तो स्टेट ए से 0 0 पे थे तब तो 0 पे गए, और स्टेट ए से 0 1 पे गए जब हम M2 की वैल्यू 1 थी। अब आते हैं हम अगली वैल्यू पर। तो अब फिर से यहाँ पर अगर हम आएंगे, ठीक है, तो फिर से यहाँ पर M2 अगर स्टेट अभी भी ए 0 0 ही है, तो स्टेट अगर ए आएगी तो यहाँ पर हमें फिर से वही पैटर्न मिलेगा कि हमें यहाँ पर 0 0 मिलेगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा फिर से 1 1। फिर से यहाँ क्या मिलेगा हमें 0 0। फिर से यहाँ क्या मिलेगा हमें 1 1। इस तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब हम आते हैं स्टेट बी में। स्टेट बी में क्या है, देखो कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन क्या है 0 1। तब हमें कहाँ जाना है 1 0 पर, और M2 की वैल्यू क्या है उस समय 0 है। तो स्टेट बी में हम यहाँ पर हैं, और हमें 0 1 पे हम और 1 0 पे जाना है। तो 1 0 हमारा कहाँ पर है, ये हमने 1 0 पे चले गए। उस केस में हमारा आउटपुट कितना है 1 0 है, और नेक्स्ट स्टेट में जब जाएंगे 0 1 पे तो 1 पे होगा, तो उस केस में हमें 1 1 पे जाना है। यानी यहाँ से हम कहाँ जाएंगे सीधा 1 1 पर, ठीक है। यहाँ से हम सीधा कहाँ गए 1 1 पर, और आउटपुट हमारा क्या है उस केस में, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0 1। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 0 1। तो स्टेट बी से, स्टेट बी हमारा ये है 0 1। स्टेट बी में जब M2 की वैल्यू 0 है तब हमें 1 0 आउटपुट मिल रहा है, और हमें 1 0 पर जाना है। तो 1 0 ही आउटपुट है, और हम 1 0 पे ही चले गए, ठीक है। तो स्टेट बी में जैसे यहाँ पर थे हम, तो 1 0 पे चले गए हम, और 1 0 लिख दिया यहाँ पर। और स्टेट बी से ही हम कहाँ जाए, 0 1 पे ही हम, और 1 अगर हमारा M2 1 है तो हमें 0 1 आउटपुट मिल रहा है और 1 1 पे जाना है। तो 0 1 आउटपुट मिल रहा है और 1 1 पे जाना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेट में। तो नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या है, स्टेट सी है फॉर एग्जांपल। तो स्टेट सी में हम यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 0 जब है और हमारा M2 0, तो 0 0 पे जाना है हमें। तो 0 0 पे जब जाएंगे हम, ये हम कहाँ चले गए 0 0 पर, और हमारा आउटपुट कितना है यहाँ पर 1 1 है। तो हमारा आउटपुट जो है 1 1, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आउटपुट 1 1। नेक्स्ट क्या है हमारा वैल्यू 1 0 है, M2 1 है, हमें जाना 0 1 पर है। ये हमारा स्टेट अभी सी चल रहा है और 1 0 पर है, ठीक है। और 0 1 पे जाना है हमें। तो 0 1 हमारा कहाँ यहाँ पर है, तो ये हम चले गए 0 1 पर, ये हम चले गए 0 1 पर, और वैल्यू कितनी है हमारी 0 0 है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 0 0, ठीक है। अब आते हैं स्टेट डी पर। तो स्टेट डी में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ है। तो स्टेट डी में हम 1 1 पे यहाँ पर हैं। जब 0 पर है तो हमें 1 0 पर जाना है। तो 0 पे है तो 1 0 पे, तो हम ये चले गए 1 0 पर, और आउटपुट हमारा क्या है उस केस में 0 1। और 1 1 पे है और M2 की वैल्यू 1 है, तो हमें 1 0 पर जाना है, और 1 0 और आउटपुट होगा, और हमें 1 1 पे जाना है। तो हमें सेम 1 1 पे रहेंगे हम, ये 1 1 पे रह गए हम, और हमारा आउटपुट क्या आ गया यहाँ पर 1 0, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें आगे कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हैं तो हम 0 0 पे रहेंगे, और अगले वाले में कहाँ जाएंगे हम, इस पे जाएंगे, जो कि सेम चीज़ है। फिर से हम अगर यहाँ आगे जाते हैं तो हम 0 0 पे रहेंगे, और अगर हम कहाँ जाएंगे आगे 1 1 पे जाएंगे। अब हम अगर यहाँ आते हैं, ठीक है, ये अब यहाँ पर आते हैं हम,
तो अब हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल फिर से हमें देखना पड़ेगा 0 1 पर अगर है हम या 0 1 पर है, ठीक है, और वैल्यू अगर हमारी M2 की 0 है तो हमें 1 0 पर जाना है। तो 0 1 पर है और ये रहा 1 0, तो हमें 1 0 पर जाना है, तो ये हम 1 0 पर चले गए, ठीक है। 1 0 पे जाने के बाद में हमारा जो आउटपुट है वो हमें क्या लिखना है, 1 0 लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 0। इसी तरह से स्टेट बी में जब हमें यहाँ पर 0 1 पर है और M2 अगर 1 है तो उस केस में हमें 1 1 पर जाना है और हमारा आउटपुट 0 1 है। तो ये चले गए हम 1 1 पे और हमारा आउटपुट क्या है, 1 0 है। तो इस तरह से हम आगे से आगे ट्रेलिस डायग्राम को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्टेट देखनी है कि हम कहाँ पर है, 0 0 पर है, M2 की वैल्यू एक बार 0 होगी, M2 की वैल्यू एक बार 1 होगी। ये जो दोनों नंबर हैं M1 M2 ये हमारे क्या बताएंगे, नेक्स्ट स्टेट हमें कहाँ जाना है, जहाँ पर हम हैं। और ये जो दोनों X1 X2 ये हमें बताएंगे उस लाइन पर हमें क्या आउटपुट लिखना है, ठीक है। तो एक बार हम 0 0 पर होंगे तो 0 होगा, तो 0 0 पर जाएंगे। एक बार हम 0 0 पर होंगे और हम 0 1 पर जाएंगे जब M2 1 होगा और हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 1। फिर आगे उसको कंटिन्यू करते जाना है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम बनेगा हमारा, ये हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा, ट्रेलिस डायग्राम। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर हम वेटेज को डिफाइन करने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पशन लेंगे कि हमारी जो रिसीव डेटा बिट है वो एक सीक्वेंस के अंदर है। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, लेट द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड बिट सीक्वेंस। तो रिसीव्ड बिट सीक्वेंस जो है वो हम यहाँ लेट कर रहे हैं 0 1 1 0 1 1 0 0 एंड 0 0। ये हमारी रिसीव्ड बिट सीक्वेंस है जो हमने लेट की है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कंपैरिजन के लिए। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 1 0 1 1 0 0 एंड 0 0। तो ये हमारा एजम्पशन है, ये रिसीव्ड सीक्वेंस होनी चाहिए। तो हमें पता लगाना है, इस पाथ से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कि हम किस तरह से पाथ डिफाइन करें जिससे हमारा ये रिसीव्ड सीक्वेंस ऑब्टेन हो जाए। तो अब करना क्या है, सबसे पहले अब हम यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस मार्क करने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ध्यान से समझना है हमें। यहाँ लिखा हुआ है 0 0, यहाँ लिखा हुआ है 0 1। तो कितने बिट का डिफरेंस है, 1 बिट का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ क्या लिख देना है, 1। ये 1 है हैमिंग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है 0 1, यहाँ लिखा है 1 1। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि इसमें भी कितने बिट का डिफरेंस है, 1 बिट का है। अब यहाँ आते हैं हम, यहाँ लिखा है 1 0, यहाँ लिखा हुआ है 0 0। तो यहाँ पर कितने बिट का डिफरेंस है, 1 का है। लेकिन हम इस नोड से इस नोड पे अगर आएंगे तो पहले से हमारी हैमिंग डिस्टेंस कितनी है, 1 है, और यहाँ पर भी हैमिंग डिस्टेंस कितनी है, 1 है। तो यहाँ कितने लिखेंगे हम, 2। सिमिलरली जब यहाँ आएंगे हम तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर 1 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 1 लिखा हुआ है। तो 1 0 और 1 1 में 1 बिट का डिफरेंस है, ऑलरेडी वहाँ पर कितने 1 है, 1 है। तो यहाँ पर भी हैमिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। यहाँ पर अगर आते हैं हम तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, 1 0, और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है, 1 0। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो ये वाली जो है वैल्यू वो कितनी फॉरवर्ड हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इस नोड पे अगर आते हैं तो इस नोड पे क्या लिखा है, 1 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 0। यहाँ कितना है हैमिंग डिस्टेंस, 2, और यहाँ पर भी 2 हो गया। तो कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम आते हैं तो 1 1 है, 1 1 है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस वाले पाथ की तरफ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ 1 1, यहाँ लिखा हुआ 1 1। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। पिछला जो हैमिंग डिस्टेंस है वो कितना है, 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऑब्लिक करके 1 लिख रहा हूँ। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले पाथ से हम आ रहे थे तो हैमिंग डिस्टेंस 4 था, लेकिन इस वाले पाथ से हम अगर आए तो हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 1 है। इसका मतलब इस पाथ को हम इग्नोर कर देंगे। तो जिसका हैमिंग डिस्टेंस कम होगा हमें उसी पाथ को कंसीडर करना है, जिसका हैमिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी नोड पर हमें उस पाथ को वहाँ से हटा देना है। ये हमें इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है वो ध्यान रखनी है।
तो अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा कि आगे हम अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 0 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 0 है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, या 1 आएगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0 0 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो पाथ डेवलप हुआ है, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ है, वो कौन सा होगा कि हम हैमिंग डिस्टेंस को फॉलो करेंगे। तो ये वाले जो हैमिंग डिस्टेंस है, देखो यहाँ से अगर हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम अगर गए, ये गए यहाँ तक, तो ये 1 1 आ रहा है। उसके बाद इधर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, तो हमें देखा था कि ये पाथ हमें नहीं लेना है, तो हमारे पास अल्टरनेट पाथ कौन सा डेवलप हुआ था, ये वाला। तो हम किधर गए, पहले इधर नीचे, उसके बाद हम कहाँ गए, ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो हैमिंग डिस्टेंस है वो हमें क्या मिल रही है, 1 1 ही मिल रही है, उससे कम हो नहीं सकती। तो यहाँ पर तो ये जो पाथ डेवलप हुआ है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ। ये जो पाथ हमें मिला है इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ। अब इस पाथ पर जो वैल्यू अवेलेबल है वो हमारा रिसीव्ड सीक्वेंस होने वाला है। तो पहली वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 1, तो जो रिसीव डेटा सीक्वेंस है उसके नीचे हमें यहाँ क्या लिख देना है, 1 1। नेक्स्ट जो हमें सीक्वेंस में ऑप्टेन हुआ वो क्या है, 1 0, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 0। नेक्स्ट जो हमारे पास ये इस पाथ के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, 1 1, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 1। नेक्स्ट क्या मिल रहा है, 0 0, और नेक्स्ट भी क्या मिल रहा है, 0 0। तो अब अगर हम इन दोनों बिट को देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये जो बिट है हमारी, यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रही है, एरर नज़र आ रही है। दैट मीन्स जो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ मिला है उसके थ्रू जो हमें वैल्यू मिली है उसमें कितने बिट की एरर नज़र आ रही है, 1 बिट की। तो ये हमारी एक तरह से मेथड हो गया जिसके थ्रू हमने बिट एरर फाइंड की। ये करेक्टिव मेथड नहीं है, यानी इससे हम बिट करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कितने बिट एरर है वो हमें डिफाइन कर सकते हैं थ्रू विटरबी एल्गोरिथम। तो ये था विटरबी एल्गोरिथम के थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करके रिसीव डेटा सीक्वेंस को डिकोड करना, जिसमें पहले हमने क्या बनाया, एनकोडर डायग्राम। एनकोडर डायग्राम जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये एग्जामिनर भी दे सकता है और हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप इसको ध्यान में रखें कि इस तरह से हम ट्रेलिस डायग्राम के लिए एनकोडर को हम खुद भी याद रखे जाएंगे, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे उसकी टेबल। टेबल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि M0 M1 हमारी इनपुट स्टेट है, M1 M2 हमारी नेक्स्ट स्टेट है, और X1 X2 हमारा आउटपुट है। तो जब ट्रेलिस डायग्राम बनाएंगे तो हम स्टेट जो है, अगर हम पेयर में देखेंगे तो ये 2 स्टेट A को रिप्रेजेंट करेंगी, ये दोनों B को, ये C को और ये D को, और ये जो M2 है ये हमारा नेक्स्ट बिट होगा, ठीक है। और ये जो M1 M2 का कॉम्बिनेशन होंगे विद रिस्पेक्ट टू 0 0, जैसा हमने 0 0 यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, वो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी कि हमें कहाँ जाना है, और उस पाथ के ऊपर हमें आउटपुट को मार्क करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ट्रेलिस डायग्राम। उस ट्रेलिस डायग्राम बनने के बाद में एक रिसीव डेटा सीक्वेंस या तो एग्जामिनर देगा या हम खुद अपनी तरफ से एक ले लेंगे, ताकि हमें पता लगे कि जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है उसके थ्रू जो आएगा वैल्यू वो करेक्टिव है या उसमें एरर है या नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे, हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी जैसे हम यहाँ 1 1 लिखा और यहाँ 0 0 लिखा हो तो दोनों बिट में कितना डिफरेंस है वो हमें डिफाइन करना है, और हैमिंग डिस्टेंस कैरी फॉरवर्ड होगी। उसके बाद में अगर एक ही पॉइंट पर 2 हैमिंग डिस्टेंस आती है तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमें स्मॉलर वैल्यू कंसिडर करनी है, जो लार्जर वैल्यू उसको हमें हटा देना है। उसके बाद में जो लास्ट तक पाथ बनता है उस पाथ पर जो भी वैल्यू मेंशन है वो हम इस रिसीव्ड सीक्वेंस के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि वो एरर फ्री है या विद एरर है। तो ये था विटरबी एल्गोरिथम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।